जरा सोच कर देखिए, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता जो किसी हरी भरी नदी घाटी में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक रेगिस्तान के बीचों बीच फल फूल रही थी। ये कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है, वो पहेली है जिसने पीढ़ियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर रखा है। तो सवाल ये है कि आखिर वो वहां जिंदा कैसे रहे, और सिर्फ जिंदा ही नहीं रहे बल्कि इतना विकास कैसे किया। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि रेत की परतों के नीचे दबा हुआ है, और आज हम सब मिलकर उस जवाब को खोज निकालेंगे। तो चलिए अतीत के इस सफर पर निकलते हैं। आज अगर कोई थार रेगिस्तान को देखे तो चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि ठीक इसी जगह पर कभी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का दिल धड़कता था। जहां आज सन्नाटा है, वहां कभी चहल पहल वाले शहर हुआ करते थे। 1500 से भी ज्यादा, सोचिए जरा, एक दो नहीं बल्कि 1500 से भी ज्यादा बस्तियों के निशान मिले हैं। ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड आबादी का सबूत था। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का गुजारा कैसे होता था? इसका एक ही जवाब हो सकता था, पानी। पर वो पानी था कहाँ? और यहीं से एक खोई हुई, एक भूतिया नदी की तलाश शुरू हुई। देखिए, ये खोज आज की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि बहुत पहले 19वीं सदी में ही शुरू हो गई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक भूविज्ञानी से जिसने जमीन पर चलते हुए कुछ ऐसे सुराग खोजे जो हमें सही रास्ते पर ले जाने वाले थे। तो सबसे पहले 1886 में R.D. ओल्डहम नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा देखा जिसका वहां होना नामुमकिन सा था। रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सूखा हुआ नदी का रास्ता। फिर उनके साथी C.F. ओल्डहम ने इसका नक्शा बनाया, और ये बात पक्की हो गई कि यहाँ कभी वाकई में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। और बस तभी लोगों को हजारों साल पुरानी कहानियां याद आने लगी, महान सरस्वती नदी की कहानियां। क्या ये मुमकिन था कि वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच थी? और फिर सबूत एक ऐसी जगह से मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, पुराने नक्शों से। ये देखिए, 1746 का एक डच नक्शा। इसमें साफ साफ एक नदी दिखाई गई है, ठीक उसी जगह जहां आज थार रेगिस्तान है। अब जरा इसकी तुलना आज की सैटेलाइट तस्वीर से करके देखिए, फर्क साफ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस नदी को नक्शे से मिटा दिया हो। दशकों तक खोजकर्ता जमीन पर ही सबूत ढूंढते रहे, लेकिन असली कामयाबी, असली ब्रेक थ्रू तो तब मिला जब हमने ऊपर देखना शुरू किया, अंतरिक्ष की तरफ। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने हमें वो आंखें दी जो वो भी देख सकती थी जो रेत के नीचे दबा था। वैज्ञानिक जिस चीज को ढूंढ रहे थे उसे पैलियो चैनल कहते हैं। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये एक पुरानी सूखी हुई नदी का निशान है जो अब रेत या मिट्टी के नीचे दब चुका है। एक तरह से कहें तो एक नदी का भूत। सैटेलाइट की खास बात यह है कि वो जमीन के नीचे की नमी को भी पहचान सकते हैं। और फिर वैज्ञानिकों की स्क्रीन्स पर वो निशान दिखने लगे, हल्की गहरी लकीरें जो रेगिस्तान में एक सांप की तरह फैली थी। मिल गया, ये उस भूतिया नदी के पहले पक्के निशान थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, तस्वीर और भी साफ होती गई। जो पहले सिर्फ अलग अलग धब्बे थे, अब वो जुड़कर एक पैटर्न बनाने लगे, और उस पैटर्न से एक पूरा नेटवर्क उभरकर सामने आया। ये एक बहुत बड़ी जमीन के नीचे दबी पहेली को सुलझाने जैसा था, और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। और ये रही वो पूरी तस्वीर, सालों की खोज का नतीजा। एक ऐसी नदी जो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी, कुछ जगहों पर तो 10 किलोमीटर तक चौड़ी, जो सीधे हिमालय से निकलकर अरब सागर तक जाती थी। आखिरकार हमने उसे खोज निकाला था। इस खोई हुई नदी का एक वैज्ञानिक नाम था घग्गर हकरा। तो ठीक है, एक नदी तो मिल गई, लेकिन क्या ये वही नदी थी? क्या ये इतनी शक्तिशाली थी कि एक पूरी सभ्यता को पाल सके? इसका जवाब हमें उन खंडरों से मिला जो इसके किनारों पर बिखरे पड़े थे। और जवाब था एक जोरदार हाँ। ये नदी सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये उस सभ्यता की जीवन रेखा थी। इसके किनारों पर 1500 से ज्यादा बस्तियां एक माला के मोतियों की तरह पिरोई हुई थी। राखीगढ़ी और कालीबंगा जैसे बड़े बड़े शहर, सोचिए उस जमाने के न्यूयॉर्क और लंदन थे, और वो सभी इसी एक नदी से पानी पीते थे। हिमालय के ग्लेशियरों से इसे लगातार पानी मिलता था। ये एक अजेय शक्ति थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी विशाल नदी को आखिर कौन सी चीज खत्म कर सकती है? असल में ये एक नहीं बल्कि कई बड़ी घटनाओं का नतीजा था। पहले तो जमीन ने ही करवट ली। जमीन के नीचे की टेक्टोनिक ताकतों ने इसके दो मुख्य सहायक नदियों सतलुज और यमुना का रास्ता ही मोड़ दिया। फिर आसमान ने भी साथ छोड़ दिया। जिस मॉनसून से पूरे एशिया को जीवन मिलता है वो कमजोर पड़ गया, और वो महान नदी अपने पानी के स्रोतों से कटकर धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। तो हमने नदी को खोज लिया, ये भी जान लिया कि वो कैसे सूखी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ये घग्गर हकरा नदी ही वेदों में बताई गई महान सरस्वती नदी है? और यहीं पर विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं सबूतों को देखिए, नदी की जगह, उसका विशाल आकार, उसके किनारों पर बसे शहर, सब कुछ ऋग्वेद में सरस्वती के वर्णन से बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि भूवैज्ञानिक डेटा ये बताता है कि शायद हड़प्पा के समय तक ये नदी पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी और सिर्फ एक मानसूनी नदी रह गई थी, ना कि वो महान धारा जिसका जिक्र कहानियों में है। इस पहचान को मानने वालों का तर्क है कि इतने सारे पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक सबूतों का प्राचीन ग्रंथों से मिलना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। ये सबूत एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं।
लेकिन इसके ठीक उलट कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रिसर्च एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। जैसे कि 2012 के इस अहम अध्ययन में कहा गया है, पहले की धारणाओं के विपरीत हम दिखाते हैं कि उस दौरान वहां केवल मानसूनी नदियां ही सक्रिय थीं। ये इस विचार को सीधी चुनौती देता है कि यह हमेशा से एक ग्लेशियर से निकलने वाली विशाल नदी थी। तो इसे घग्गर हकरा कहें या सरस्वती, देखिए ये बहस तो बहुत दिलचस्प है और शायद चलती भी रहेगी, लेकिन शायद सबसे जरूरी बात ये नहीं है, क्योंकि एक बात तो पक्की है, इस खोई हुई नदी की विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। आखिरकार आधुनिक विज्ञान ने उस पहली पहेली का जवाब दे ही दिया। अब हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई रेगिस्तानी सभ्यता नहीं थी, वो एक नदी सभ्यता ही थी, बस उसकी नदी कहीं खो गई थी। और ये शायद इस नदी की सबसे हैरान करने वाली विरासत है। सतह पर तो नदी मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा है। आज भी राजस्थान में लोग सीधे उन पुराने दबे हुए चैनलों में ट्यूबवेल खोदते हैं और उन्हें मीठा पीने लायक पानी मिलता है। अतीत का एक ऐसा तोहफा जो हजारों साल बाद भी जीवन दे रहा है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ही कदमों के नीचे न जाने और कितने इतिहास दफन हैं जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमें उन्हें देखने का कोई नया तरीका दे दे ताकि वो फिर से रोशनी में आ सकें।